विराट कोहली और बाबर आजम का कंपैरिजन। बाबर आजम इज़ अ ब्रिलियंट प्लेयर, विराट कोहली जो है ग्रेट प्लेयर बने। वाई विराट कोहली हैज़ बिकम अ ग्रेट प्लेयर। लेकिन जो आपको ग्रेट प्लेयर बनाती है चीज़, 4 पॉइंट्स वो बड़े ज़रूरी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय शो वंस अगैन। जैसा कि आपको पता है कि हमने क्रिकेट बोर्ड की वर्किंग के ऊपर एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, वो जारी रहेगी। हम वीक में उसको 2 दफ़ा जो है करेंगे और उसके साथ साथ जो आप सजेशंस करते हैं कि जो टॉपिक के ऊपर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहते हैं वो भी करते रहेंगे। और उसके बाद आपके जो इतने ज़्यादा सवाल आ रहे हैं वीक में एक दफ़ा उनके जवाब भी दिए जाएंगे। सो आज जो आपने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया हुआ था जिसके ऊपर मैं बात करूं, वो था विराट कोहली और बाबर आजम का कंपैरिजन। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मैं बड़ा अनकंफर्टेबल होता हूं कि अगर मुझे कोई कंपैरिजन करना पड़े। हाँ, मैं ये कर सकता हूं कि कुछ सिमिलैरिटीज़ आपको बता सकता हूं। उसके बाद जो विराट कोहली जो है ग्रेट प्लेयर बने, वो किस तरह बने, और बाबर आजम क्या ग्रेट प्लेयर पाकिस्तान के बन सकते हैं। कोई डाउट नहीं है कि बाबर आजम इज़ अ ब्रिलियंट प्लेयर। उन्होंने अभी तक जो परफॉर्मेंसेस दी हैं उससे लग रहा है कि वो एक पोटेंशियल है टू बिकम अ ग्रेट प्लेयर फॉर पाकिस्तान। लेकिन उनको क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी टू बिकम अ ग्रेट, उसके बारे में बात करते हैं। और कुछ सिमिलैरिटीज़ जो दोनों प्लेयरों में हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दोनों प्लेयर जो हैं, मैं आई बीन वेरी फॉर्चुनेट कि फ्रॉम अ यंग एज मैंने इनको देखा और बड़े क्लोजली देखा, और दोनों के साथ पर्सनल इंटरैक्शन भी था। पहली दफ़ा जब मैंने विराट कोहली को अंडर 19 में देखा और उसके बाद जब पहला IPL हुआ जिसके ऊपर मैं कमेंट्री कर रहा था, तो उनके साथ पर्सनल इंटरैक्शन भी हुआ। और बाबर आजम, जब मैं डायरेक्टर गेम डेवलपमेंट और नेशनल अकेडमीज़ था, उस वक्त मैंने पूरे पाकिस्तान से जो टैलेंटेड प्लेयर्स थे उनको बुलाया हुआ था। तो उनके जो क्लब के प्रेसिडेंट थे मंसूर हमीद, वो इनको मेरे पास लेके आए और उन्होंने कहा कि ये बड़ा टैलेंटेड लड़का है, हैव अ लुक एट हिम। तो जब मैंने उनको देखा तो उन्होंने बड़ा इम्प्रेस किया। उनकी बेसिक जो टेक्निक थी और जो एबिलिटी थी वो काफ़ी बेहतर थी। हाँ, टेक्निक को इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी। और उस कैंप में बॉलर्स लाइक शुएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद इरफान, राहत, बड़े ज़बरदस्त स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स थे, लेग स्पिनर्स थे, ऑफ स्पिनर्स थे। तो उनके ख़िलाफ़ ये बैटिंग करते हुए बड़े कंफर्टेबल थे। हाँ, टेक्निक में झोल था जिसको हम लोगों ने इम्प्रूव करवाया और हमें पता था कि ये आगे जाके पाकिस्तान के लिए एसेट बनेगा, और मुझे बड़ी खुशी है कि वो अब पाकिस्तान का एक एसेट है। सो अब मैं स्टार्ट करूँगा वाई विराट कोहली हैज़ बिकम अ ग्रेट प्लेयर। देखिए, जब वो सीन पे उन्होंने बर्स्ट किया, बड़े फ्लैम्बॉयंट थे, उसके बाद अग्रेसिव प्लेयर थे, लाइक टू टीम अप विद लाइफ। बड़ी जल्दी से उन्होंने रियलाइज़ किया कि मुझे अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को जो है वो सेपरेट करना पड़ेगा, और उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा उनको हुआ। और उसके बाद उनको जो गाइडेंस मिली कि भाई आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो डू अवे करनी पड़ेंगी टू बिकम अ कंसिस्टेंट प्लेयर फॉर इंडिया। सो उन्होंने वो किया, अपनी डिफेंसिव टेक्निक को उन्होंने इम्प्रूव किया। और उसके बाद जब उनको पहली दफ़ा मौका मिला 2008 में टू रिप्रेजेंट इंडिया इन अ 1 डे गेम, तो वो पीरियड जो 2008 से शुरू हुआ और 2010 में जब उनको T20 में लाया गया और फिर 2011 में जो उनका टेस्ट डेब्यू करवाया गया, तो उस दौरान ही फाउंड हिज गेम। और उनको पता था कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है और इनको मैंने आगे लेके किस तरह चलना है, और अगर मेरी टेक्निक में कोई वीकनेस है उसको मैंने किस तरह इम्प्रूव करना है या कैमोफ्लेज करना है। उससे ये हुआ कि वो उनके खेल में बेहतरी आती गई और वो वर्ल्ड सीन पे हर टीम को डोमिनेट करते हुए आपको नज़र आए। ब्रिलियंस, इसके ऊपर तो हमारी बात होगी। लेकिन क्या चीज़ें उन्होंने की जिसकी वजह से वो ग्रेट प्लेयर बने, वो 4 चीज़ें, 4 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। हम बैट स्पीड की बात करते हैं, उसके बाद टेक्निक की बात करते हैं, वो तो प्री रेक्विजिट है। गेम अवेयरनेस की बात करते हैं और कुछ चीज़ों की बात करते हैं, वो प्री रेक्विजिट है।
टू रिप्रेजेंट योर कंट्री। अब टेक्निक बेहतर होना, गेम अवेयरनेस होना और बाकी चीज़ें, लेकिन जो आपको ग्रेट प्लेयर बनाती है चीज़, 4 पॉइंट्स वो बड़े ज़रूरी हैं मेरे लिए। सबसे पहले जो है वो पैशन एंड डिटर्मिनेशन। देखें, जो एवरेज प्लेयर होते हैं अब वो एक अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना शुरू करते हैं तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, ये परफॉर्मेंसेस हो रही है, मैंने टीम में रहना है, उससे वो वहीं पे सेटिस्फाइड है। लेकिन जो ग्रेट प्लेयर हैं वो अपने पैशन और डिटर्मिनेशन को फटीग नहीं होने देते। और ये पैशन और डिटर्मिनेशन फटीग जो है ना होने की बहुत बड़ी जो वजूहात हैं वो ये हैं, ये लेट मी टेल यू कि ये जो है ये टीच नहीं की जा सकती, ये अंदर से बॉयल होती हैं चीज़ें। और ये अंदर से तब बॉयल होती हैं चीज़ें जब आप गेम को रिस्पेक्ट करते हैं। दूसरी चीज़, आप अपने फैंस को रिस्पेक्ट करते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने फैंस को सेटिस्फाई करते रहें और आपकी फ़ैन फॉलोइंग और ज़्यादा बढ़े। और तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कलर्स आप वेयर कर रहे हो, जिस कंट्री को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसकी रिस्पेक्ट। जब ये 3 चीज़ें होती हैं तो आपका ये पैशन और डिटर्मिनेशन फटीग नहीं होती, आप और ज़्यादा बेहतरी की तरफ जो है तवज्जो देते हो। दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है, डिज़ायर टू बिकम अ बेटर प्लेयर एंड बीइंग कोचेबल। ये चीज़ें आपको कोहली में नज़र आईं। आप देखें, शुरू में आके शॉटें मारते थे, लेकिन उनको बताया गया कि भाई नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह चल रहा है। उन्होंने ख़ुद भी रियलाइज़ किया, ही केप्ट ऑन इम्प्रूविंग। उसके बाद जो चीज़ आपको नज़र आती है कि जो उनकी अडेप्टेबिलिटी आई है वो इसी वजह से आई है, डिज़ायर टू बिकम बेटर एंड बीइंग कोचेबल। अगर आप उनकी बैटिंग देखें, डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट वेन्यूज़ के ऊपर और डिफरेंट बॉलिंग अटैक्स के सामने, अगर आप उनकी ट्रिगर मूवमेंट्स के ऊपर गौर करें तो वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज होती रहती हैं। वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द पिच, और उसके बाद जो आगे बॉलिंग अटैक कर रहा है उसके मुताबिक वो बड़ा सोच समझ के आके प्लान करके तो वो अपने फुटवर्क को यूज़ करते हैं। और उसकी वजह से वो अभी भी सारी बॉलिंग लाइनअप्स, ऑलमोस्ट सब दुनिया की सारी बॉलिंग लाइनअप्स को उन्होंने डोमिनेट किया और कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं। उसके बाद जो चीज़ आती है, जब आप कोचेबल हैं और ये सारी चीज़ें आप में अडेप्टेबिलिटी आती है, तो फिर आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना शुरू करते हो। आप कहते हो कि नहीं, अब मैंने और ज़्यादा बेहतर करना है, और वो आपको नज़र आता है। वो आपको नज़र आता है कि वो जब भी मैदान में उतरता है तो वो पैशन के साथ उतरता है, वो आके और ज़्यादा जो है वो परफॉर्म करने की कोशिश करता है। मुश्किल हालात में वो अपनी लिमिट से बाहर जाके परफॉर्म करने की कोशिश करता है। और उसी वजह से जब वो एक्सेप्ट करता है चैलेंजेस को, उसकी वजह से उसकी मेंटल टफनेस जो है वो और ज़्यादा बेहतर होती जा रही है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए, बड़े प्लेयर आते हैं, इंडिविजुअली ग्रेट होते हैं, लेकिन उनकी ग्रेटनेस का टीम को कोई फ़ायदा नहीं होता। अब अगर आप फ़ायदे की बात करें या ग्रेटनेस की बात करें, जब आप पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री की बात करते हैं और ग्रेटनेस की बात करते हैं, तो पहला नाम है जो आपको स्प्रिंग करता है माइंड में, वो है जावेद मियांदाद। जावेद मियांदाद की ग्रेटनेस इसलिए है कि वो अपने जो दूसरे प्लेयर्स थे उनका लेवल ऑफ जो प्ले था उसको रेज़ करवाते थे। अगर आप उनके साथ एक लंबी पार्टनरशिप लगाया करते थे तो आप इतना कुछ सीख के बाहर निकलते थे कि आपको इंस्पिरेशन होती थी कि अब आपने और ज़्यादा इम्प्रूव करना है। और यही कोहली ने किया। अगर आप उनके इर्द गिर्द प्लेयरों को देखें तो आपको सबकी परफॉर्मेंसेस ऊपर जाती नज़र आएंगी। इसी वजह से कोहली जो हैं वो ग्रेट प्लेयर का टैग जो है वो पहन के चल रहे हैं। और बाबर आज़म की बात करें तो बाबर आज़म में ये क्वालिटीज़ हैं, एबिलिटी भी है, वो कोचेबल भी हैं, उनका डिज़ायर भी है टू बिकम बेटर, ये चीज़ें उनमें हैं। अब जो चीज़ रिक्वायर्ड है उनको ग्रेट प्लेयर बनने के लिए, सबसे पहली जो चीज़ वो ये है कि उनको अभी से ये अपने आप को बावर कराना है कि आसानी से रन्स मुझे किसी टाइम पे आके नहीं मिलेंगे। अगर आप दोनों विराट कोहली और बाबर आज़म का देखें तो दोनों का 40% से ऊपर है स्कोरिंग का जो पैटर्न है, चौकों और छक्कों में है।
तो कई दफ़ा आपको मुश्किल, आपकी फॉर्म वो नहीं होती, आपके रिफ्लेक्सेस और आपका फुटवर्क उस तरह नहीं होता, फिर आप फंसते हैं। और उस वक्त में आपने अपने आप को जो है वो अपनी मेंटल टफनेस दिखानी है, और आपने जो है सिंगल दुक्कों के साथ स्कोर करके अपनी जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकल के, उससे परे जाके आपने आराम से टीम के लिए जो है वो संभल के खेल के स्कोर करके दिखाना होता है। ये उनको अभी से इस चीज़ के बारे में सीखना है। और दूसरी चीज़ यह है कि उन्होंने ही हैज़ टू मेक हिज टीम मेट्स बेटर। उसके लिए यह है कि उनको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, अपना लेवल ऑफ गेम रेस करना पड़ेगा, और साथ साथ इंस्पायर करना पड़ेगा दूसरे प्लेयरों को कि भाई देखो मैं भी ये कर रहा हूँ और आपको भी ये करना पड़ेगा, और सबको उनको कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। और एक इन्वायरमेंट जो क्रिएट करनी है, जो आपने देखा इंडियन टीम की जो ड्रेसिंग रूम की इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त है। हमें जो है ये जो सियासत और दूसरी चीज़ें उनको परे रखना पड़ेगा, हमें इन्वायरमेंट अपनी बहुत बेहतर करनी पड़ेगी। और तीसरी चीज़ वो ये है कि हमारे क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा बाबर आजम को। वो जिस तरह उन्होंने सरफराज के साथ किया है, ये नहीं। अगर अब आपने उसको कप्तान बनाया है, अब आपने उसको ज़िम्मेदारी दी है, तो आपने उसको सपोर्ट भी करना है। हर प्लेयर के ऊपर जो है वो बुरा वक्त आता है, और बुरे वक्त में ये नहीं होता कि आप उठा के जो है वो परे फेंक दें। तो आपने वो नहीं करना। अगर आपने उनको कप्तान बना दिया बाबर आजम को, तो भाई उसको अब आपने पूरा सपोर्ट करना। उनके फेलियर्स भी आपको जो है एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, और फेलियर्स के जब उनके आ रहे हैं तो आपने उनको कॉन्फिडेंस देना है, और उनका कॉन्फिडेंस शैटर नहीं करना, और उनको बताते रहना है कि वी बिलीव इन योर एबिलिटी, यू विल कम बैक, और उसको हेल्प करना है कि वो क्या गलती कर रहा है जिसकी वजह से उससे परफॉर्म नहीं हो रहा। और उसके बाद बाबर आजम को जो इम्पॉर्टेंट चीज़ करने की ज़रूरत है टू बिकम अ ग्रेट प्लेयर, वो ये है कि उनकी टेक्निक में एक हल्का सा झोल है, और वो उनके सेटअप में है और उनके स्टांस में है। जब वो ट्रिगर मूवमेंट करते हैं तो वो एक हल्की सी गलती तो नहीं कह सकते, उन्होंने एक चीज़ अडेप्ट की हुई है। वो मे बी उनके दिमाग में ये हो कि अर्ली ऑन दी इनिंग्स शायद वो चूँकि बोल्ड और लेग बिफोर के कैंडिडेट होते रहे माजी, उसकी वजह से वो कर रहे हैं। लेकिन अगर वो उस झोल को इम्प्रूव कर लें, उनको मेरा ख्याल है थोड़ा सा वक्त और मिलेगा टू गेट इनटू अ बेटर पोजीशन अर्ली, और उसके बाद बॉलर्स को और ज़्यादा डोमिनेट करे। और मेरे ख्याल में उनका जो ऑन साइड प्ले है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगा, और वो और ज़्यादा फ्लुएंट होंगे। और इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि मिसबाह उल हक जो पाकिस्तान टीम के कोच हैं, उन्होंने ये चीज़ जो है ऑलरेडी उन्होंने नोट की होगी। अब वो बाबर आजम को जो है वो बताएंगे, और जो भी नेसेसरी जो है चीज़ें हैं वो उनके साथ मेहनत करके उनको इम्प्रूव कराएंगे, और उनको और ज़्यादा जो है बड़ी थ्रेट ऑपोजिशंस के लिए बना के सामने लेके आएंगे। जो सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों प्लेयर्स में, उसका भी थोड़ा सा जिक्र कर लें। सिमिलैरिटीज़ दोनों प्लेयर्स में ये हैं कि दोनों जो हैं उनकी अगर आप रिकॉर्ड देखें तो 40% से बहुत ज़्यादा ऊपर है उनका मोड ऑफ स्कोरिंग बाउंड्रीज़ में है और छक्कों में है। और दूसरी सिमिलैरिटी ये है कि दोनों प्लेयर जो हैं वो ड्राइव बहुत अच्छी मारते हैं, फ्रंट फुट पे पुल करते हैं, और जो ये ऑफ साइड पे पंच करते हैं हल्का सा, फ्रंट फुट पर रह के स्वे करके पुश करते हैं बिटवीन पॉइंट एंड कवर, ये इनका शॉट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और उसके बाद जो ये हल्का सा गेंद को गाइड करते हैं अपने रिस्ट को थोड़ा सा ओपन करके टूवर्ड्स थर्ड मैन टेस्ट मैचेस में स्पेशली, और इनको काफ़ी ज़्यादा उसमें स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिली हुई हैं। ये सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों में। एटीट्यूड दोनों का सिमिलर है, विल है टू परफॉर्म, लेकिन कोहली बज़ाहिर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आते हैं, लेकिन बाबर आजम बड़े काम एंड कलेक्टिव रहते हैं। मे बी कोहली जो हैं वो ऊपर से दिखा रहे हैं कि मैं अग्रेसिव हूँ, लेकिन अंदर से बड़ा काम है जस्ट टू क्रिएट दैट फेयर। और मेरा ख्याल है बाबर आजम को भी थोड़े से अपने एक्सप्रेशंस लेके आने पड़ेंगे, जहाँ पे वो बॉलर के ऊपर, ठीक है वो अपनी बैटिंग से तो वो करते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा वो एटीट्यूड भी लेके आएंगे, उसका उनको फ़ायदा होगा इन अ लॉन्गर रन। और यही चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था, और उम्मीद है कि आई मेड सेंस और आप लोगों को समझ आई होगी। और
आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं कि बाबर आज़म भी पाकिस्तान के लिए एक ग्रेट प्लेयर बने, जिस तरह और पाकिस्तान के लिए ग्रेट प्लेयर्स ने बहुत अच्छे काम किए हैं, उसी तरह बाबर आज़म भी बहुत अच्छे काम करें। और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए कि पाकिस्तान के लिए बड़े टूर्नामेंट जीतना शुरू करें। हमने और पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंसेस हैं उनमें कंसिस्टेंसी आनी शुरू हो, स्पेशली इन वनडे एंड T20, बिकॉज वो इन फॉर्मेट्स में पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं। अब अगर वो यहाँ पे अच्छा पाकिस्तान टीम को जो है वो हैंडल करते हैं तो मेरा ख्याल है टेस्ट मैचेस में भी कप्तानी तो उनको मिलेगी। आई थिंक वो थोड़ा सा हमें टाइम लेना चाहिए कि उनको टेस्ट मैच का भी कप्तान बनाने में। क्योंकि थोड़ा सा सेटल होने की ज़रूरत है बाबर आज़म को इन दिस रोल। और अगर वो अच्छी तरह इसमें सेटल हो जाते हैं और अपनी टीम मेंबर्स की एबिलिटी को अच्छी तरह जान जाते हैं, कप्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपनी टीम के पोटेंशियल को जाने, और अपनी टीम के जब पोटेंशियल को वो जान लेता है और ऑपोजिशन के पोटेंशियल को पता होता है, तो तब जाके कप्तान को ये पता है कि मैंने अपनी टीम को लड़ाना है किस तरह और किस तरह मैंने अच्छे रिजल्ट्स हासिल करने हैं। सो बाबर आज़म को हमें टाइम देना चाहिए टू नो हिज टीम, और उसके बाद जो है इनको लड़ाना किस तरह और पाकिस्तान के रिज़ल्ट किस तरह लेके आने अच्छे वाले। सो मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से स्पेशली जो है दरख्वास्त करूँगा कि अपनी जो डिसीजन मेकिंग है उसमें कंसिस्टेंसी लेके आएँ। अब अगर आपने बाबर आज़म को कप्तान बनाया है, सपोर्ट हिम, डोंट ट्रीट, अगर खुदा न खास्ता उनकी कोई परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं होती, डोंट डू व्हाट यू डिड टू सरफराज। इससे जो है वो आगे आने वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाएंगे। मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा बातें मैंने कर ली हैं। आई होप आई हैव मेड सेंस, लाइक आई सेड बिफोर, आपको पसंद आएंगी। आज के लिए इतना ही। आप प्रोग्राम जो है उसको लाइक करते रहें, सारे एपिसोड्स देखते रहें। और एक बात ये करना चाहता हूँ कि वो जो हमने क्रिकेट बोर्ड की वर्किंग के ऊपर बात की हुई है, आप 2 एपिसोड्स देखें और उसमें जो आपकी क्वेरीज़ है वो मुझे भेजें, क्योंकि जब मैं अगला प्रोग्राम करूँगा तो आपको अंडरस्टैंडिंग में बड़ी आसानी होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या डिटर्मिन करना चाह रहा हूँ। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़, दोबारा मिलेंगे।